तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 12 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल के एरिया के बारे में इस बेसिकली चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे कुछ की पॉइंट्स बोले तो इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसके बाद हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 4 थ्योरम। जी हाँ, चारों थ्योरम के बेस पे आपके पास ये जो एक्सरसाइज है वो आपके पास गिवन है। बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है वो गिवन है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज कहते हैं जिसको आपके बुक में बेसिकली कोरोलरी के नाम से गिवन है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको जो प्रूफ वाली बात आती है वो होती है थ्योरम्स के। तो पहले मैं आप लोगों को सीधी से बात बताता हूँ, थ्योरम्स के प्रूफ करवाऊंगा। उससे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, लाइक छोटी छोटी चीज़ें जैसे एरिया है। अगर कोई मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है तो एनक्लोज्ड है तो एरिया इसका अंदर का इंटरनल पोर्शन होता है, ये पूरे की बात करते हैं ना। उसके बाद आपसे बोलता है पॉलीगन रीजन क्या है। अगर कोई भी पॉलीगन है, लेट से बहुत सारे इसके क्या आपके पास साइड्स है ना, बहुत सारे क्या आपके पास इसके क्या है आपके पास साइड्स हैं। लेट से 1 2 3 4 5 साइड्स की बात कर रहा हूँ। पॉलीगन का मतलब ये तो साइड तो इंक्लूडेड रहते ही रहते हैं, साथ में इंटीरियर का पोर्शन ये जो पूरा अंदर का रहता है उसको हम क्या कहते हैं आपके पास पॉलीगन रीजन। क्या कहते हैं पॉलीगन रीजन। इस तरीके से लिखते हैं इसको, पॉलीगन रीजन। इस टाइप से लिखते हैं, बात समझ में आती है ना। रीजन को जनरली हम आर से रिप्रेजेंटेशन देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास रहेंगे इक्वल फिगर्स। अब इक्वल फिगर्स क्या है, दो प्लेन इक्वल हम कब कहेंगे, दो प्लेन फिगर्स को। लाइक ये है और एक और ऐसा है मान लीजिए, है ना। और जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आपके पास इक्वल फिगर को आप इसको भी कह सकते हैं। सिर्फ क्या होना चाहिए, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या होना चाहिए आपके पास इक्वल। अगर दो प्लेन फिगर है उनके अगर एरिया इक्वल है तो उसको हम क्या कह देते हैं, इक्वल फिगर्स कह देते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। कॉन्ग्रुएंट फिगर का इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता कि एरिया इक्वल है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक छोटा सा ट्रायंगल है और मान लीजिए कि ये भी आपके पास एक क्या है, छोटा सा ट्रायंगल है। और मैंने बोल दिया कि इसका जो एरिया है और उतना ही एरिया क्या है इसका भी है, नो प्रॉब्लम। तो मैं इन दोनों को इक्वल फिगर्स तो जरूर कह सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इनको मैं इक्वल फिगर्स तो जरूर कह सकता हूँ, लेकिन इनको मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं कह सकता है। रीजन बताता हूँ। कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए आपके पास कंप्लीटली इक्वल होना जरूरी है, कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना जरूरी है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और इस वाले को इसके इक्वल। मतलब अगर मैंने इस वाले ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दिया तो जो नीचे वाला है ये जो था वो आपके पास ढक जाना चाहिए, कंप्लीटली एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाना चाहिए, फिट साइज होना चाहिए। मतलब शेप साइज सारी चीज़ें आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी जाकर हम क्या कहेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। तो आपको समझ में आ गया होगा इक्वल फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड इक्वल फिगर। अभी मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइट ऑफ ए ट्रायंगल की बात करते हैं। कोई भी ट्रायंगल है वहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसकी हाइट कहते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम या फिर एल्टीट्यूड। तो अगर आपके पास इस टाइप से पैरेललोग्राम है तो जो आपके पास पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, ये वाला, इसको हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइट कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, एल्टीट्यूड कहा जाता है ना। मान लीजिए इसको आगे और एक्सटेंड कीजिएगा, इसको आगे और एक्सटेंड कीजिएगा इस तरीके से, तो पैरेलल लाइन के बीच में ये क्या करेंगे, आपके पास डिस्टेंस का काम जो रहेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, है ना, ये भी हो सकता है लाइक दिस। अब ये वाला पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में कौन से रहेंगे, हाइट का काम कौन करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारे रहेंगे। बाहर नहीं जाना, आपको अंदर ही रहना है जनरली, ठीक है। बाहर की बात हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ हम अंदर की बात करेंगे। आपको जनरली अंदर में ही गिवन रहेंगे हाइट वगैरह। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मल से टर्म्स। एक छोटा सा टर्म्स और है जिसको हम बोलेंगे एक्सियोम, ठीक है। तो एक्सियोम क्या होता है, देखिए कई बार स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर बताइए थ्योरम और एक्सियोम में क्या डिफरेंस है। तो समझिएगा, थ्योरम जो होता है उसका प्रूफ होता है, फिर से समझिएगा, थ्योरम जो होते हैं उसके प्रूफ्स होते हैं, बट जो आपके पास एक्सियोम होते हैं उसको ग्रांटेड रहते हैं ऑलरेडी। हम मान कर चलते हैं कि जो चीज़ क्या है कह दी गई है एक्सियोम में वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट थ्योरम को हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, बस ये डिफरेंस होता है। बाकी दोनों की स्टेटमेंट देखकर आपको पता नहीं चलेगा ये थ्योरम है या फिर एक्सियोम है। बात समझ में आती है, वो आपको ऑलरेडी जब हम पढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है। तो ये होगा आपके पास नॉर्मली कुछ एक्सियोम से रिलेटेड एरिया के, तो वो चीज़ भी समझा देता हूँ। अच्छा, अगर एरिया आपने मेजर किया, इन चीज़ों को एक बार मिटा देता हूँ पहले तो, है ना।
बता देता हूँ फिर मिटा देता हूँ, है ना, और मिट गया तो अब बता देता हूँ। चलिए, तो ये कहानी है आपके पास। चलिए, इसमें क्या था, अगर दो पॉलीगन रीजन है, मान लीजिए कि यही है, छोटे छोटे से ले लिया मैंने दो, और इनका एरिया मेजर किया, लेट से एरिया रीजन बोल रहा हूँ मैं, रीजन है ना, रीजन, इसका रीजन अंदर वाला पोर्शन इतना है, इसका अंदर वाला पोर्शन इतना है, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ R1 @ R2। R1 @ R2 का मतलब होता है एरिया ऑफ रीजन R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन R2। इसका मतलब ये होता है, जब भी आपको बस @ आए ना, एरिया के लिए रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे और रीजन के लिए R आपको मैंने बता ही दिया। बात समझ में आती है? डन है। तो इसको R1 @ R2 बोलते हैं, तो इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंस एरियाज रहते हैं, दोनों का एरिया क्या रहता है आपके पास, इक्वल रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास R1 and R2 to be the reason such that R1 is similar to R2, then R1 is less than, एरिया ऑफ R1 इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ R2। तो कभी भी आपके पास इस टाइप से दो पॉलीगन फिगर है, उनके एरिया मेजर करा और R1 और इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन दिया, R1 इज सिमिलर का सिंबल रहता है जनरली, इस टाइप से दिया हुआ, इसका मतलब पहले वाले का जो एरिया है आपके पास वो लेस देन इक्वल टू रहेगा दूसरे वाले एरिया के इक्वल, ऐसा रहेगा। मतलब दोनों का एरिया इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो पहले लिखा हुआ रहेगा उसका एरिया हमेशा क्या रहेगा, दूसरे से कम रहेगा। कम भी हो सकता है, ठीक है, बट इक्वल भी हो सकता है। देखिए, कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इक्वल भी हो सकता है। इस चीज़ पे थोड़ा आपको फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आपके पास R = R1 यूनियन R2। अब बात आती, मान लीजिए इसका एरिया 34 है, तो यार इसका एरिया भी तो 34 ही आएगा, क्योंकि दोनों को थोड़ी देर के लिए मैंने इक्वल माना है। तो जब मैं नया वाला R निकालूंगा वो R1 यूनियन R2 करके निकालूंगा। मतलब R कैसे निकलेगा, R1 + R2 यूनियन, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है समेशन ऑफ एरियाज, है ना, 2 3 4 जितने भी एरिया होंगे उनको ऐड करिए। फिलहाल मैं R1 R2 दो रीजन की बात कर रहा हूँ, तो उनके एरिया को एक साथ मिला देंगे कि नया एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब यूनियन होता है, मतलब एक साथ लाना, यूनियन मतलब एक साथ लाना। ठीक है, चलिए, तो ये यूनियन हो गया, एडिशन होता है सिंपली इसका मतलब, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो R1 = ऐसे लिख सकता हूँ, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एरिया ऑफ R1 प्लस में एरिया ऑफ R2। तो दोनों को ऐड करेंगे ऑफ कोर्स 68 सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट होंगे, स्क्वायर यूनिट बोल दीजिए। इसका मतलब ये चीज़ है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है अगर एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगुलर रीजन सच दैट AB इज दिस, आपको पता ही है, अगर ABCD एक रेक्टेंगल है, लेंथ A है, ब्रेड्थ B है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो A इंटू B से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इसकी नेमिंग ABCD क्या हुआ है, ABCD क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, एरिया के लिए स्मॉल a और स्मॉल r का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम जनरली देंगे यहाँ पे। तो ये एक शॉर्ट इंट्रो हो गया, जहाँ से आपको नॉर्मल चीज़ें, है ना, जो चैप्टर में कहीं पे भी आपके पास गिवन हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताया। कितना टाइम ले लिया मैंने, लगभग 8 मिनट्स के आसपास ले लिया। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें हैं, ये चीज़ें का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब मेन चीज़ पे आते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या, थ्योरम्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो थ्योरम आता है वो आपके पास है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड द बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। तो ये जो थ्योरम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं साथ में आपको प्रूफ भी करवा रहा हूँ, तो नॉर्मल से प्रूफ करवाऊंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता है अगर दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में आपके पास दो पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम में पहले ऐसे बना लेता हूँ, ABCD ABCD क्या कर दिया मैंने, एक पैरेललोग्राम बना दिया। एक और हमें पैरेललोग्राम बनाने की ज़रूरत है, मैं आपकी बार इधर से बना देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, और सेम बेस पे भी होना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो देख लीजिए ABCD हो गया, उसके बाद यहाँ पे E कर देता हूँ और यहाँ पे F कर देता हूँ। समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, थ्योरम नंबर 1 है आपके पास, और थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ, आपको लिखना हो तो बुक से लिख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, सबसे पहले कहा गया सेम बेस, तो AB को मैं क्या मान रहा हूँ, बेस मान रहा हूँ। देख लीजिए एक ही बेस, सेम बेस पे कौन सा, दो यहाँ पे पैरेललोग्राम कंसिडर करा है मैंने, ABCD, और दूसरा पैरेललोग्राम है आपके पास ABEF। ये दो पैरेललोग्राम है हमारे पास, इनको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। नॉर्मल सा प्रूफ करवा रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ABCD और ABEF ये आपके पास क्या है, दो पैरेललोग्राम है। क्या आपके पास दो पैरेललोग्राम है। तो नॉर्मल देखिएगा आप ना, थोड़ी देर के लिए हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। टू प्रूफ में डाल सकते हैं आप
कि जो एरिया ऑफ ए बी सी डी है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ इसके इक्वल है। ये चीज़ आपको टू प्रूफ में आप डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरिया को, इस वाले पोर्शन को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए। और मैं आपको बताता हूँ इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। मैं आपको सिर्फ हिंट देता हुआ चला जाऊँगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन आपको जो ध्यान रखना है स्टेटमेंट का, क्या करना है स्टेटमेंट का, कि ये जो थ्योरम नंबर 1 है, नंबर से कोई ऐसे कुछ मैटर नहीं करता, बट आपको ये समझना है कि अगर दो पैरेललोग्राम है और वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है और साथ में एक ही बेस पे हैं, तो उन दोनों का पैरेललोग्राम को जो एरिया होगा वो बिल्कुल कंप्लीटली इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही, इक्वल होंगे। तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये वाला एरिया मैंने थोड़ी देर के लिए रहने के लिए बोला है। अब मैंने आपको बोला ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। तो आप बोले कि सर अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट करें तो करें कैसे? तो सिंपल है, समझाता हूँ कैसे। कॉन्ग्रुएंट करने का क्या बेनिफिट होगा सबसे पहले वो बताता हूँ मैं। देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एरिया ऑफ ए बी ई डी, देखिए ये जो छोड़ा है ना मैंने एरिया ऑफ ए बी डी, है ना, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए बी डी के इक्वल, खुद के इक्वल तो होगा ही होगा। ठीक है, अब दोनों साइड में अगर मैं कुछ सेम चीज़ें ऐड कर दूँ तो बताइए कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी ना। तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो जाएंगे कब, जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होंगे ऑफकोर्स उसके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे ही होंगे, नो डाउट, है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब शेप, साइज, सब कुछ, एरिया एवरीथिंग इज सेम। तो इसको क्या करूँगा मैं, सेम ही बोल दूंगा, क्या है कि कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट इसका एरिया सेम है। तो मान लीजिए इसका एरिया क्या आपके पास x है, तो इसका एरिया भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो दोनों साइड अगर मैं प्लस x और प्लस x कर दूँ तो बताइए कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलिए। अब इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, मतलब ये वाला ऐड कर दीजिए और ये वाला पोर्शन x है ना, तो अब देखिए ये वाला पूरा था ही था और ये वाला मैंने और ऐड कर दिया x, तो ए बी सी डी बन गया ना। तो एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, ये ए बी सी डी बन जाएगा, इज इक्वल टू, इधर भी x ऐड कर दिया तो ये वाला बन जाएगा ना, ए बी ई एफ। तो एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, ए बी ई एफ। और यही तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब जो सारी बात फंस रही है ये तो हम कर देंगे तुरंत, सारी जो बात फंस रही है वो कहाँ फंस रही है, वो बात फंस रही है यहाँ पे कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा कैसे जाए। बात समझ में आती है तो समझाता हूँ। तो देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी ले लीजिए, ए डी इज इक्वल टू बी सी ले लीजिए। बताइए क्यों? क्योंकि ये वाला अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बात समझ में आती है। दूसरा ले लीजिए, ये वाला एंगल ले लीजिए, और कौन सा एंगल ले लीजिए, पैरेलल देखिए ताकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख सकूँ मैं, और ये वाला ले लीजिए, है ना। तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई कर दीजिए, उस साइड वाला बोले तो सी ई बी कर दीजिए, या फिर एंगल बी ई सी कर दीजिए। यहाँ तो अकेला तो लिख सकते हैं, बट इसको भी लिख देते हो एंगल ए एफ डी। इन दोनों एंगल को इक्वल बोल दिया। बताइए क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला इस टाइप से है, इस टाइप से पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्या रीजन देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पूरे लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ये एंगल इक्वल हो गया। तो दूसरा आप जिस एंगल को इस एंगल के इक्वल भी बोल सकते हो, और फिर से क्या रीजन देंगे आप, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए डी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, सेम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बताइए हाँ यानी, देख लीजिए अच्छे से, ये एंगल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थे ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो आपके पास अब हुआ क्या, ये और ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एंगल साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय एंगल साइड ट्रायंगल ए एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ डी भी बोला, तो उधर बोलिए ट्रायंगल बी सी ई। लीजिए ये दोनों को क्या कर दिया आपने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। जैसे आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो एरिया इनके को क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एरिया कुछ भी ऐड कर जी, लेट से एक्स है, तो दोनों साइड इस वाले पोर्शन में ऐड कर देंगे। ये तो दोनों के लिए कॉमन है, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो इधर का ये पूरा ए बी सी डी बना लेगा और इधर से ए बी ई एफ बना लेगा, जो कि आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। तो ये था आपके पास थ्योरम नंबर 1। क्या था ये, थ्योरम नंबर 1। चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे, थ्योरम नंबर 2 पे। तो नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, आपका काम क्या है, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपको लिखना है इसमें, एवरीथिंग क्या गिवन था, है ना। तो दो पैरेललोग्राम गिवन थे, सेम पैरेलल लाइन के बीच में थे, है ना, और एक ही बेस पे थे। तो वो दोनों बोल दीजिएगा, टू प्रूफ में डाल दीजिएगा, दोनों को एरिया इक्वल प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन तो खैर यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना।
तो ये चीज़ है आपके पास, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे पे चलते हैं, कहते हैं द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। थ्योरम नंबर 2 पे जा रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, थ्योरम नंबर 2 पे जा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। कहते हैं द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब समझिएगा, कहता है अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है ना, और एक रेक्टेंगल है जो कि सेम पैरेलल लाइन के बीच में और हाइट दोनों की सेम है, तो इसकी हाइट तो ये होगी, तो एक रेक्टेंगल और बना देता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। तो मान लीजिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, तो ए बी ई एफ एक रेक्टेंगल है, और हमें प्रूव करना है फिर से थ्योरम नंबर 2 में, थ्योरम नंबर 2 में कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम कर देता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, ये प्रूव करनी है आपको। और गिवन क्या है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम हाइट है दोनों का ही, उसके बाद बेस इनटू हाइट है ना, ऐसा कुछ रहता है, और आपके पास सेम बेस भी है, ए बी बेस है, देख लीजिए अच्छे से है ना। तो आपको प्रूव करना है कि इनका एरिया है वो इक्वल है, बिल्कुल सेम काम। फिर से इस वाले पोर्शन को हटा दीजिए, इस वाले पोर्शन को क्या कीजिए, हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, और इसको क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। बिल्कुल सेम काम करना, कुछ भी अलग नहीं करना, जो थ्योरम नंबर 1 में वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो इसका क्या करेंगे हम, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या रेक्टेंगल है, सारे एंगल कितने तो 90 डिग्री, तो ये एंगल इक्वल होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल दीजिए, बेसिक नो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये पैरेलल ही होते हैं, या फिर ईच 90 बोल दीजिए, बिंदास रहिए। तीसरा बोल दीजिए ये साइड क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे, और ये साइड ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री है, सामने वाला हाइपोटेनियस भी है ये वाला, और हाइट भी क्या आपके पास इक्वल है, तो आप क्या बोलेंगे, बाय RHS। अब यहाँ पे आपको सिंपली देखिए, अगर आपको किसी को कॉन्ग्रुएंस का रूल नहीं पता तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 8 पहले बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइए, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपके पास ये ना RHS से क्या हो जाएंगे, आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर बोल दिए एरिया दोनों का क्या हो गया, इक्वल हो गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसका एरिया x, इसका एरिया x, बिल्कुल सेम कम जो थ्योरम नंबर 1 में करवाया। इसमें ऐड कर दीजिए ये वाला x, तो ABCD बन जाएगा, और उसी x को इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये वाला ABEF बना लेगा, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए, तो आपने यहाँ पे अभी थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 में क्या देखा, आपने देखा कि अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम है और सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका एरिया इक्वल होंगे। फिर से देखा आपने थ्योरम नंबर 2 में, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों सेम बेस पे है बेसिकली, तो उनका भी एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, हाइट भी सेम होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का वो तो कोरोलरी में आ जाएगा आपके पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और बेसिकली मैं अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो थ्योरम नंबर 3 पे चलते हैं। तो थ्योरम नंबर 3 का कहना है, ये डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ABCD एक ले लीजिए फटाफट, क्या ABCD ले लीजिए, क्या एक पैरेललोग्राम। हमसे ये बोला है कि अगर हमने कोई सा एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, लेट से ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, तो हमसे बोला है कि ये जो दो ट्रायंगल में डिवाइड होंगे उन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, खत्म बात, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये एक्सियोम है एक सिंपल से, ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशन, डन। चलिए, अब इसका एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कब, जब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना सबसे आसान काम, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, इसको कॉमन कर दिए, SSS से हो गया। जिसको कॉन्ग्रुएंसी का रूल आता है ऑलरेडी करवा रखा है मैंने, ये छोटी छोटी चीज़ें ऑलरेडी मैंने इसको करवा रखा है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी और ट्रायंगल चैप्टर में भी इस टाइप की चीज़ें करवा रखी है मैंने सारी चीज़ें। तो पहले के चैप्टर्स प्लीज़ पहले कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे आपको टेंशन ही नहीं आना, इजीली हो जाएंगे। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीधा बोलिए एरिया ऑफ दिस इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, खत्म बात, क्लियर है, डन है। ये हो गया आपके पास थ्योरम नंबर 3। देखिए हवा में हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हूँ, थ्योरम नंबर 3। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 4 के पास। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि कोरोलरी में आपके पास डिस्कस किया गया है, और मैं नॉर्मली डिस्कस कर दूंगा। देखिए, कोरोलरी के आपके पास प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो जनरली आता भी नहीं है आपके पास, बस उसमें जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उनको पढ़कर उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कैसे हुआ उस चीज़ को
कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास प्रूफ कर लीजिए, बिंदास कीजिए, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, उनकी जो स्टेटमेंट है उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको सारे कोरोलरी के आपके पास वो प्रूफ भी नहीं गिवन होंगे, है ना। चलिए, तो थ्योरम नंबर 4 का कहना है ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड द बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। बिल्कुल इजी सा है। कहता है जो आपने अभी पैरेललोग्राम का जो थ्योरम नंबर 1 में था वहाँ पे पैरेललोग्राम्स थे। थ्योरम नंबर 1 में दोनों क्या थे आपके पास, पैरेललोग्राम्स। अब की बार सब कुछ सेम है, बस दोनों पैरेललोग्राम्स को रिप्लेस कर दीजिए दोनों ट्रायंगल से। मतलब पैरेलल लाइन है, दो ट्रायंगल है और दोनों का बेस सेम है और पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे इस टाइप से। तो पहला मान लीजिए ए बी सी था और दूसरा ए डी सी है। ए बी सी था और दूसरा क्या है, ए डी सी है। हमें ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। आपको ऑलरेडी गिवन है, सेम बेस पे है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कर दीजिए थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिएगा, बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से और इसको नेमिंग कर दीजिए ई, और ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, एक इस तरीके से, इसकी नेमिंग कर दीजिए एफ। बस इतना काम करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से मालूम है आपके पास, ए सी बी ई, ये वाला जो है ना ए सी बी ई, इस वाले को देख लीजिए। थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ मैं। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, इसको नोटिस करेंगे जिसमें लाइन लाइन बनाया है, वो एक्चुअल में है क्या, बाकी सबको भूल जाइए, सिर्फ उन चारों साइडों को देखिए। ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, बताइए हाँ या नहीं। ए सी बी ई, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। हमने पैरेलल इसको बना दिया और ये ऑलरेडी पैरेलल थे ही थे, तो ये दोनों क्या होंगे आपके पास, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये क्या बन गया, ए सी बी ई, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का हाफ, ये डायगोनल है ना, देख लीजिए डायगोनल का काम कर रहा है। डायगोनल तो इसका एरिया भी इक्वल होगा और इधर वाले का ये भी एरिया इक्वल होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए सी बी ई इक्वल होगा किसके, इधर वाला भी पैरेललोग्राम में देख लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इधर वाला भी देख लीजिए, ए सी एफ बी, है ना, ए सी एफ बी, ए सी एफ बी। समझ में आ रही बात, दोनों का एरिया। अब इधर वाले को नोटिस कर लीजिए ना, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, इसका भी तो एरिया इक्वल ही होने वाला है। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों का अगर मैं हाफ करता हूँ तो क्या होगा, इस वाले का ए बी, इसका हाफ करता हूँ तो आधा करता हूँ तो ये भी ले सकता हूँ और ये वाला भी ले सकता हूँ। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो भी मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ इस तरीके से, ये वाला ट्रायंगल ले सकता हूँ। तो वो है क्या, एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसका हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, एरिया तो इक्वल है ना। चलिए, थ्योरम नंबर 1 से बोल रहा हूँ कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है और कुछ नहीं, है ना, क्योंकि सेम पैरेलल और सेम बेस पे है ना, सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में, इसीलिए। चलिए, अब इसका हाफ कर दीजिए, ए बी सी हो गया, और दूसरे वाले का हाफ कर दीजिए, ये वाले का ए सी एफ बी, ऐसे ऐसे कर दीजिए, है ना। तो एक बार यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, तो वो फिर से ए बी सी आ जाएगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए कौन कौन सा ट्रायंगल बनाया था, इसके बनाया था इधर, और ए डी के बनाना पड़ेगा, है ना, शायद ए डी के बनाना पड़ेगा, ए डी के पैरेलल बनाना पड़ेगा मेरे को। तो ये ए डी के ही पैरेलल रहेगा, तो ये वाला लीजिए, ये वाला, तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये वाला लेना है आपको पैरेललोग्राम, ठीक है। ये वाला क्या नाम था, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी पे जाना है, ए सी एफ डी पे जाना है, ठीक है। अब देखिए ए सी एफ डी, इस पे जाइएगा तो ये क्या रहेगा, डायगोनल का काम करेगा, तो इसका हाफ ये रहेगा और इसका हाफ ये रहेगा, ये वाला पोर्शन पूरा। तो ए सी डी हो गया ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी या फिर ए डी सी, बात एक ही, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया आपके पास, प्रूव हो गया। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना यहाँ पे। अभी मैंने आपको सिर्फ 4 थ्योरम बताए, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहला, दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में सेम बेस पे दो पैरेललोग्राम है तो उनका एरिया इक्वल होंगे। दूसरा थ्योरम, अगर आपके पास दो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है, पहला आपके पास रेक्टेंगल है, दूसरा आपके पास पैरेललोग्राम है, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम बेस पे है, उनकी सेम हाइट है, तो उनका एरिया इक्वल होंगे। तीसरा, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उनका अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आते हैं जिनका एरिया हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहते हैं। चौथा ये है कि दो पैरेलल लाइनें हैं, उनके बीच में दो ट्रायंगल है सेम बेस पे, तो उनका एरिया इक्वल होंगे। ये आपको सिर्फ इतनी स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है। थ्योरम नंबर भी याद नहीं रखना है, स्टेटमेंट याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। समझ में आ रही बात, डन है। अब हम आगे चलते हैं, जिसकी बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है
आपको कोरोलरी के नाम से दिया गया है यहाँ पे, और नॉर्मल चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जितने भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनका एरिया निकालना आना चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग जितने भी टाइप के ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया निकालना आना चाहिए। तो बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ, आपको फटाफट कर लेना है। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है, तो साइड का स्क्वायर कह दीजिए। दूसरा समझिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अगर ये लेंथ और ब्रेड्थ है तो इसका एरिया लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है। तीसरा समझ लीजिए आपके पास ये आपके पास स्क्वायर हो गया ना, आप समझिए रोम्बस। जब रोम्बस के चारों साइड इक्वल रहते हैं तो इसका जो एरिया होता है वो d1 मल्टीप्लाई d2 होता है, और साथ में हाफ भी रहता है, मतलब डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इक्वल नहीं होता डायगोनल, इसीलिए d1 और d2 के नाम से है। तीसरा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2 नहीं होता, एरिया में सिर्फ बेस इंटू हाइट रहता है, सिर्फ बेस इंटू हाइट रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या रहता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपके पास, ये रहेगा, हाइट ये रहेगा, या फिर अगर आप बेस ये रहेंगे तो हाइट ये वाला ले लीजिएगा, तो बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये 4 का पता चल गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास ट्रेपेजियम का भी कई बार आया हुआ है ऑलरेडी। इसका होता है एरिया का फॉर्मूला हाफ ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये लाइन पैरेलल, उनको ऐड कर दीजिए, और मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट हाइट किसको कहते थे, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाली चीज़ है। समझ में आ रही बात। तो ये एरिया हो गया आपके पास 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल के। बहुत अच्छे से आप लोगों को इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं ट्रायंगल के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फिर से यहाँ पे एक बार 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, है ना, नॉर्मली देखिए 2 मिनट में हो गया। अब चलते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। कितने मिनट्स की बन गई, 26, चलिए हो ना, 30 मिनट्स के आसपास का हो जाएगा। तो आपके पास क्या है, आपके पास ट्रायंगल्स है। तो पहला ट्रायंगल होता था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ये वाला आपके पास बेस है, ये वाला आपके पास हाइट कहता हूँ मैं इसको, है ना, हाइपोटेनियस नहीं, हाइट, परपेंडिकुलर कहते थे। तो इसका एरिया होता था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या नाम है इसका, याद कीजिए, क्या नाम है इसका, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा, जब आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4, और क्योंकि साइड तीनों क्या होते हैं आपके पास इक्वल होते हैं, तो इंटू में साइड का स्क्वायर होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तीसरा आपके पास रहता है इस तरीके से, और जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया जो है आपके पास वो राइट एंगल से निकालते हैं इस टाइप से, हाइपोटेनियस पहले निकाल कर, तो उसको हम निकालेंगे 1/2 इंटू बेस की जगह पूरा ले लीजिएगा BC, और हाइट की जगह ये ले लीजिएगा AD, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री बनाने के बाद ही उसको क्या कहते हैं, निकालते हैं। एक चौथा है आपके पास स्केलेन ट्रायंगल, जिसके साइड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, है ना, कि कैसे कैसे कहाँ है, कौन सी साइड, तीनों साइड बिल्कुल अलग ही रहेंगे। इसमें तीनों साइड इक्वल रहते हैं, इसमें 2 साइड इक्वल रहते हैं, इसमें कोई साइड इक्वल नहीं रहते हैं। इसको कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहा जाता है इसको, स्केलेन ट्रायंगल। तो इसके साइड की लेंथ मानते हैं A है ना, इसकी B और इसकी C मान लेते हैं, ABC। तो इसका एरिया जो हम निकालते हैं जनरली, एक तो आपके पास कॉन्सेप्ट है कि आप इस टाइप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उसकी हाइट अगर मालूम है तो ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, बिंदास, नो प्रॉब्लम। बट अगर नहीं मालूम है तब क्या करेंगे, तो उस केस में आपको लगाना पड़ता है हीरोन्स फार्मूला। क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला का कहना है कि एरिया हम ऐसे कुछ निकाल कर देंगे, S ब्रैकेट में S-A ब्रैकेट में S-B ब्रैकेट में S-C, वेयर ABC तो आपको मालूम है साइड से, ABC क्या आपके पास साइड से, बट जो S है वो होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। S क्या होता है आपके पास, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी क्वाड्रिलेटरल या फिर किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको ये बोला जाए कि मुझे पेरीमीटर निकाल कर दीजिए, तो आप टेंशन मत लीजिए, सिंपली निकाल दीजिए सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब A + B + C, लेकिन इसमें कहता है सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा हो जाता है, हाफ। तो इस पूरे का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो अगर आपको 3 साइड पता चल जाए एक ट्रायंगल का जो कि स्केलेन ट्रायंगल है, तो उसको उससे पहले आप क्या निकालिएगा, सेमी पेरीमीटर बोले तो S निकालिएगा। S कुछ इस तरीके से निकलेगा, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, उसके बाद यहाँ पे पुट करते जाइए, ABC की वैल्यू मालूम रहेगा, पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास एरिया निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ट्रायंगल और जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है उनके एरिया के बारे में मैंने आप लोगों को एक ठीक ठाक नॉलेज अभी नॉर्मली दे दिया है। अब मेन जो कंसेप्ट आपका जो क्लियर होगा वो होगा बेसिकली कहाँ से, क्वेश्चन करने के बाद। तो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा,
मैंने जहाँ तक अभी नोटिस किया एनालिटिक्स में जाकर देखा तो शायद 30% के अराउंड स्टूडेंट ने सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है, जो भी वॉच करते हैं, जो वीडियो को मेरे देख रहे हैं वो 30% है नॉर्मली। 100% जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, देखिए 30% वो हैं जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब कर रखे हैं। रेस्ट जो अप्रॉक्स 70% के जो आपके मेरे पास चैनल के जो ऑडियंस है वो नहीं करा हुआ सब्सक्राइब, लेकिन चैनल को देखते हैं, विजिट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। चलिए अच्छी बात है, वीडियो को देख रहे हो बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, पैसा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। इधर मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, समझ में आ रही है मैं। इधर मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई ये भी समझ में आ गया, नहीं भी समझ में आएगा तो उसके हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ों से होता क्या है, होता कुछ नहीं, हमारे बीच में एक बॉन्डिंग बनती है ऑडियंस के बीच में और जो टीचर के बीच में, बोले तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है, जहाँ पे आपको कभी भी नीड होगी तो हम आपके साथ हैं, है ना। हमें जब नीड होगी तो आप हमारे साथ हो। तो इस तरीके से एक रिलेशन बनाकर रखना होता है जिससे पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड है एक साथ रह सके, और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं करेंगे फिलहाल, आप लोगों का काम रहता है हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।